आप अपना फिनिश प्रोडक्ट बेच देंगे, है ना, तो या तो आप कैश में बेचेंगे या तो आप डेटर को बेचेंगे। जनरली आप माल उधार में बेचते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके डेटर बनेंगे। अब डेटर तुरंत पैसा देंगे नहीं, आपने उनको कुछ समय दिया होगा, 10 दिन 15 दिन इस तरह का समय दिया होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है रॉ मटेरियल को खरीदने से, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनकर बिकने तक। तो इतना जो खर्चा होता है, सॉरी, इतना जो समय लगता है, ये पूरा समय क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में आपके जितने भी करेंट असेट लगे, जितनी भी करेंट लायबिलिटी आई, ये सारा कुछ मिल करके बनता है आपका वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो तरह के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ सर, देखना पड़ेगा सर, अभी जाऊंगा, क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेने का पड़ा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, अभी ये 12 बजे खत्म होगा। हाँ, अभी पता नहीं, मैं क्लास में हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो सृष्टि मैडम और मैं दोनों एक साथ जाएंगे। सृष्टि मैडम और मैं दोनों एक साथ चले जाएंगे, वो उनका हो जाएगा नीचे एडमिशन का काम हो रहा है, उसकी भाई को दोनों एक साथ चले जाएंगे। हाँ शायद हो जाए, तो आ जाएंगे तो काम कर लेंगे, इधर देख लेंगे क्या नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय लगेगा तो वापस आ जाएंगे। हाँ वो तो आ जाएंगी, देखिए तो नहीं, मतलब मैं आया था उस समय नहीं आया थे, वो पता नहीं, देखा नहीं क्लास में। ठीक है, देखता हूँ। हाँ चलेगा। हाँ जी, तो मैं कहाँ पर था? क्या बोल रहे थे जी मैं? तो इस ऑपरेटिंग साइकिल में जितनी भी करंट असेट लगती है, करंट लायबिलिटी लगती है, इन सबको मिलकर के वर्किंग कैपिटल बनता है। वर्किंग कैपिटल को हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट वाइज, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ग्रॉस होता है और एक नेट होता है। सारे करंट असेट को आप जोड़ दीजिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है आप सारे करंट असेट में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में नेट जो करंट लायबिलिटी है उसे डिडक्ट कर दीजिए, तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल के कॉन्सेप्ट से यदि हम वर्किंग कैपिटल को समझना चाहें तो यहाँ पर दो तरह के वर्किंग कैपिटल होते हैं। एक फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल होता है और दूसरा वेरिएबल वाला वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि मिनिमम इतना वर्किंग कैपिटल तो आपको लगेगा ही अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। आपको मिनिमम अमाउंट लगेगा ही एक्सपेंडिचर को का पेमेंट करने के लिए, अपने पास कैश अवेलेबल रखने के लिए आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल इतना होना ही चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मिनिमम लगेंगी ही लगेगी ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके, वो जो वर्किंग कैपिटल है, उतने अमाउंट का जो वर्किंग कैपिटल है वो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल है। अब वेरिएबल वर्किंग कैपिटल सीजन के हिसाब से आपका जो प्रोडक्शन है, जो सेल है, वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल गुड्स के ट्रेडर हैं, है ना। आप टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, आयरन, हीटर, गीजर, इन सारी चीज़ों के सेलर हैं, ट्रेडर हैं, ठीक। तो जब मैरिज का सीजन आता है, शादी का जब वक्त आता है, शादी का जो सीजन होता है, उस समय आपकी बिक्री
बाकी पीरियड से हाई हो जाती है, क्योंकि लोग इस तरह के आइटम ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। तो हो सकता है सीजन के हिसाब से, या हो सकता है आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, है ना, तो उस बड़े ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेंगे, ज़्यादा लेबर आप लगाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगी, ज़्यादा मैन वर्क आपको लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें वेरी करते जाती है अलग अलग फैक्टर के बेसिस पर, तो इसे हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है जी। फिर हमने कल एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने चार पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था। मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ फिर से, जो बोर्ड में हमने सॉल्व किया था। तो उसमें क्या था, हमने देखा था कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका क्या महत्व है किसी भी बिजनेस में। तो हमने ये देखा था कि जब वर्किंग कैपिटल मिनिमम था उस समय आपकी प्रॉफिट भी नहीं हो पा रही थी। पहली सिचुएशन में क्या था, आप किस तरह सेल कर रहे थे या किस तरह का बिजनेस कर रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि आपके पास कोई कस्टमर आएगा, आप ऑर्डर देंगे और जैसे ही आपके पास माल आ जाएगा आप बेच देंगे। तो जो कस्टमर आपके पास खरीदने के लिए आया है कोई सामान, वो रुकेगा क्या? उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपके बगल वाली दुकान सेम प्रोडक्ट आपको उस व्यक्ति को बेच सकती है, तो वो आपके पास क्यों रुकेगा 4 दिन के लिए? नहीं रुकेगा, तो आपका माल बिकेगा ही नहीं, आपके पास माल ही नहीं है, आप खरीदोगे फिर बेचोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आपको अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सको, आप माल प्रोड्यूस कर सको, या आप ट्रेडर हैं तो आप तुरंत उस प्रोडक्ट को सेल कर सको, ठीक है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है ये एक दिन लगेगा या ऑपरेटिंग साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नहीं लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्किंग कैपिटल आपको हर दिन चाहिए, हर दिन, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ खर्चों का पेमेंट करना पड़ेगा, डेली आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेली आपके पास स्टॉक उतना अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन कर सको, या आपके पास इतना इन्वेंट्री हो कि आप अपनी ट्रेडिंग जारी रख सको। तो वर्किंग कैपिटल ऐसा नहीं है कि आज आपके पास है कल नहीं है तो काम बच जाएगा, नहीं, आपको रेगुलर बेसिस पर वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना आना चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसे करंट असेट में ही आप देख लीजिए, आपके पास कैश है, बैंक है, इन्वेंट्री है, आपके डेटर हैं, आपके प्रीपेड एक्सपेंस है, इतने सारे वेरिएबल। करंट लायबिलिटी में आपका बिल्स पेबल हो गया, ठीक है, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस लिया है वो हो गए। तो इस तरह के सारे आइटम आपके वेरिएबल कहलाएंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के। इन सबको आपको मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्किंग कैपिटल बहुत कम है तो काम चल जाएगा, या वर्किंग कैपिटल हम बहुत ज़्यादा रख लें तो भी काम चल जाएगा। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना भी गलत है ना। मान लीजिए आपके पास वर्किंग कैपिटल बहुत सरप्लस में है, मतलब आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी, वो भी आपके बिजनेस के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री आपके पास यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और यदि ज़रूरत से ज़्यादा है तो स्टोरेज की कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। जब कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्ट हाई प्राइस पर बिकेगा, हाई प्राइस पर बिकेगा मतलब आप कंपटीशन से आउट हो गए। दूसरा खतरा क्या है, यदि आपके पास इन्वेंट्री ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसके चोरी होने का, उसके खराब होने का जो रिस्क है वो आपके लिए घातक है। यदि आपका माल पूरा खराब हो गया तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े बिजनेस वर्किंग कैपिटल को यदि मैनेज नहीं कर पाते तो उनका बिजनेस खत्म होने लगता है। सीधी सी बात है, यदि आपके 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 पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, वर्किंग कैपिटल आपका नेगेटिव है, मतलब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है रॉ मटेरियल खरीद सको। उधार ले सकते हो, लेकिन कौन देगा आपको उधार जब आपकी करंट लायबिलिटी ऑलरेडी इतनी हाई है कि आप अपनी प्रेजेंट करंट लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर सक रहे हो, तो आपको नया उधार कौन देगा? कोई नहीं देगा।
तो जब आपको उधार भी कोई नहीं देगा, आपके पास कैश भी अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, बेचोगे क्या, और जब नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, यही बात आ जाती है। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट हमको पढ़ना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर, तो वो हम आज देखेंगे कि फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि हमारे पास करेंट एसेट कितना होना चाहिए, हमारे पास करेंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमको बताएंगे। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। अब नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप पब्लिक यूटिलिटी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक यूटिलिटी का है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास वर्किंग कैपिटल कम होता है, फिक्स्ड एसेट ज़्यादा होते हैं। ठीक, और दूसरी तरफ आप सॉफ्टवेयर कंपनीज देख लीजिए, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देख लीजिए, उनके पास फिक्स्ड एसेट भले कम हो, लेकिन उनके पास जो वर्किंग कैपिटल है उसका जो रेशियो है वो हाई होगा। टोबैको मैन्युफैक्चर, ठीक है, टोबैको जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, या इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनका मेन जो बैलेंस शीट का मेन आइटम जो होता है वो फिक्स्ड एसेट नहीं होता, उनके बैलेंस शीट का मेन आइटम करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी होती है। उनके पास कोई बड़ी भारी मशीनें नहीं होती, उनके पास क्या होता है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट आइटम क्या होता है, रॉ मटेरियल, स्टॉक। ठीक है, तो किस तरह का बिजनेस है ये डिपेंड करेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल अधिक होगा या कम होगा, किस लेवल का होगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल या टाइम लैग इन प्रोडक्शन एंड सेल। जो ऑपरेटिंग साइकिल है आपका, वो बताएगा कि आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है या वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आप लोगों को पता है कि रॉ मटेरियल से को बेच करके कैश जब तक आ जाए उतना समय जो लगता है, वो समय आपका ऑपरेटिंग साइकिल है या प्रोडक्शन साइकिल है। ठीक, तो जितना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा या टाइम लैग इन प्रोडक्शन एंड सेल जितना अधिक होगा, आपको वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है सेल वॉल्यूम। यदि सेल वॉल्यूम अधिक होगा, आपके बिजनेस में सेल वॉल्यूम अधिक होगा, आप बहुत जल्दी जल्दी सेल करते हैं, बहुत हैवी अमाउंट में सेल करते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल अधिक लगेगी। ठीक है, और है क्रेडिट पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेजेस। क्रेडिट टर्म्स granted by the concern to its customer as well as credit terms granted by its supplier will also affect the working capital requirement. If the concern has allowed very liberal credit terms to its customers and has adopted a slack collection procedure, more funds will be tied in book debts. आप उधार में माल बेचते हैं और आप बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। लिबरल है का मतलब क्या है, कि आप अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा समय देते हैं पे ऑफ करने के लिए, तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो उतना बढ़ेगा, है ना। आप डेटर को 15 दिन की बजाय महीने भर का समय देते हैं पे बैक करने के लिए, तो आपका जो पैसा है वो अटक गया है कहाँ, डेटर के पास। कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। आप 15 दिन में कलेक्शन कर सकते थे, लेकिन आपने डेटर को ज़्यादा समय दे दिया, तो आपका पैसा फंस गया ना, तो आपको दूसरी जगह से जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे जगह से जुगाड़ नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कैसे करोगे, माल कहाँ से परचेस करोगे, क्रेडिटर को कैसे पे ऑफ करोगे। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक। तो आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ये भी डिपेंड करती है कि आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट अधिक होगा या कम होगा। प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी में लिखा है, प्रोडक्शन पॉलिसी फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न विल हैव एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग अपॉन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, शेड्यूलिंग हैज मच इम्पैक्ट अपॉन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। Change in the production procedure like introducing automation will also affect the investment pattern in favor of long term fixed asset. आप अभी मैनुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं,
ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, है ना। फिक्स्ड एसेट आप खरीदेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। सीजनल फ्लक्चुएशन जो होते हैं, है ना, अभी एक शादी का जो एग्जांपल दिया, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ट्रेडर हैं तो शादी के सीज़न में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा माल खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा माल बेचना पड़ेगा। आप सीज़न में, अपने मेन सीज़न में आप एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा करते हैं, मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी हो सकती है, कैश आपके पास से ज़्यादा जाता है, खर्चे आपके ज़्यादा होते हैं, आप दुकान ज़्यादा देर तक चलाते हैं, रेंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो सीज़न का जो फ्लक्चुएशन है वो भी आपके बिजनेस के वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। वो भी एक फैक्टर होता है जो आपके वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होगी उतना कम आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपका ग्रोथ और एक्सपेंशन का प्लान जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा, है ना। ग्रोथ का मतलब क्या है, आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो लेबर ज़्यादा लगेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लगेगा, खर्चे ज़्यादा लगेंगे, मार्केटिंग ज़्यादा लगेगी, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह के ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के लेवल को आपको डिटरमाइन क्यों करना है, सीधी सी बात है, आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, आप उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में लगेगा कितना। और जब वर्किंग कैपिटल, जब आपको ये पता चल गया कि आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, तब जा करके आप उसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, एक मिक्स चाहिए, एक पर्टिकुलर रेशियो चाहिए, एक स्टैंडर्ड रेशियो चाहिए कि हाँ, इतने की ज़रूरत है, बस इतना ही रखा जाए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। कम होना भी घातक है, ज़्यादा होना भी घातक है। इन्वेंट्री का सीधा सा एग्जांपल बताया आपको, यदि आपको रेगुलर बेसिस पर 10,000 यूनिट लगता है प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट लगता है, तो आप 10 से 12,000 ही रखेंगे, 10,000 से कम नहीं रखेंगे, ठीक है। सरप्लस में थोड़ा रखेंगे सेफ्टी के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि 10,000 की रिक्वायरमेंट है आप 20,000 की इन्वेंट्री अपने पास रखें, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, इन्वेंट्री को रखने की भी कॉस्ट आती है, और यदि वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही आपका प्राइस बढ़ेगा आप ज़्यादा में सेल करेंगे, आप मार्केट से हट जाएंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरी बात, इन्वेंट्री के लॉस होने का आपको रिस्क रहेगा, है ना, चोरी हो जाने का, खराब हो जाने का रिस्क रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल न तो बहुत कम हो न तो बहुत ज़्यादा हो, हमको एक स्टैंडर्ड रेशियो चाहिए, एक स्टैंडर्ड मिक्स चाहिए, ताकि हम उसे सही तरीके से मैनेज कर सकें। तो अब बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, वो कौन सा ऐसा रेशियो है, वो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड रेशियो है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, हम कैसे पता लगाएं। इसको पता लगाने के लिए हमारे पास 5 टेक्निक्स हैं, टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल। चलिए आप लोगों को शेयर करता हूं मैं पीडीएफ। हाँ जी, टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल,
ये 5 टेक्निक है जिससे हम वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, एस्टिमेटिंग करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी मेथड, कैश फोरकास्टिंग मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। ये 5 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। इस मेथड में क्या करना है? अंडर दिस मेथड वर्किंग कैपिटल इज डिटरमाइंड बाय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरिंग द ईयर। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? आपको बिजनेस को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे लगते हैं उन सारे खर्चों को जोड़ लो साल भर का, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लीजिए। अब ऑपरेटिंग साइकिल आपको ऑलरेडी पता है, रॉ मटेरियल का कैश में कन्वर्ट होकर के आ जाने तक का पीरियड, ठीक है? तो वो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल होगा। Total operating expenses will include all the expenses excluding non-cash like depreciation। non-cash आइटम को आप नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। non-cash आइटम ऐसे खर्चे जो आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर तो करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका कैश न तो आता है न तो जाता है, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन जैसे खर्चों को आप एक्सक्लूड कर दीजिए अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। अल्टीमेटली आपको क्या मैनेज करना है? वर्किंग कैपिटल में आप क्या मैनेज कर रहे हैं? कैश, है ना? कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, आपके पास अवेलेबल कितना कैश होना चाहिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। While estimating these expenses, it is necessary to adjust for the changes in product mix, introduction of new product, changes in price level, etc. इन सारे चीज़ों को एडजस्ट करते हुए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। आगे बता रहा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग 365 days of the year by duration of operating cycles। The duration of operating cycle is the number of days involved in the various stages of operating cycle। कैश का रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होना, रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स में, फिनिश्ड गुड्स को डेटर को सेल करना, और डेटर से कैश का रियलाइज होना। तो कैश टू कैश साइकिल आपका कितना पीरियड है, उसे आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर से, as reduced by the credit period allowed by the creditors। क्रेडिटर के द्वारा जो आपको क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया उसे आप डिडक्ट कीजिए। द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन टर्म्स ऑफ डेज फॉर वेरियस स्टेजेस में बी कैलकुलेटेड एज अंडर। एक तो पूरा ऑपरेटिंग साइकिल आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है, साथ ही डेटर का भी एक अलग अपना ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है? क्रेडिटर का अपना ऑपरेटिंग साइकिल है, रॉ मटेरियल का अपना ऑपरेटिंग साइकिल है। डेटर के ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब क्या कि आपने डेटर को सेल किया और डेटर से पैसा कितने समय में आ गया। क्रेडिटर के ऑपरेटिंग साइकिल से मतलब क्या कि आपने क्रेडिटर से रॉ मटेरियल खरीदा और उसे आपने रीपेमेंट कितने समय में किया। रॉ मटेरियल का ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या? रॉ मटेरियल आपने खरीदा और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया। तो इस तरह से हर वेरिएबल का अपना अपना अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल या ऑपरेटिंग पीरियड होगा, है ना? तो ये हम देख लेते हैं मटेरियल्स स्टोरेज पीरियड डेज में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक्स ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन। एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज कंजम्पशन डेली का। इस तरह से मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितने दिन में, कितने दिन तक हमारे स्टोर में रहता है कोई मटेरियल ऑन एन एवरेज, ये हमको पता चल जाएगा। अब एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज मटेरियल हो गया। डेली एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय 365। साल भर में आपने कितना कंजम्पशन किया वो आप ऐसे निकाल लो, और एवरेज स्टॉक ऐसे निकाल लो, ठीक है? कन्वर्जन पीरियड डेज में, कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या है?
एवरेज स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा कि आपका जो मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड्स में कितने दिनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपका एवरेज स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो WIP में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो एवरेज डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ये कैश वाला आइटम होगा, ठीक है, नॉन कैश आइटम को आप हटा देंगे, डिवाइडेड बाय 365, तो डेली एवरेज निकल जाएगा। इस डेली एवरेज को इस डेली एवरेज से डिवाइड कर दीजिए आपके एवरेज WIP स्टॉक को, सेमी फिनिश्ड गुड्स को। नोट में क्या बता रहा है, नोट में बता रहा है कन्वर्जन पीरियड इज समटाइम्स कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल पीरियड, सेमी फिनिश्ड गुड्स आर आल्सो कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। ये दो चीजें आपको बताई। तीसरा, फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश्ड गुड्स को आप कितने समय तक स्टोर में रखते हैं, नंबर ऑफ डेज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये कर लीजिए, डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल। फिनिश्ड गुड्स के ऊपर कौन सा खर्चा होता है भाई, फिनिश्ड गुड्स के ऊपर होता है खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल का, ठीक है। जो रॉ मटेरियल और WIP होता है उसके ऊपर आप कौन सा खर्चा करते हैं, फैक्ट्री का खर्चा करते हैं, तब जाकर वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है। और फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा करते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाता है। तो डेली कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय 365। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये आपका आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। फिर है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब ऑन एन एवरेज आपको कितने दिन लग जाते हैं अपने डेटर से पैसे वसूलने में। ये कैसे निकालेंगे, एवरेज डेटर एंड बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों रिसीवेबल वाली चीजें हैं, ठीक है। डेटर से आपको पैसा मिलता है, बिल रिसीवेबल से आपको पैसा मिलता है, दोनों में तुरंत पैसा नहीं मिलता, कुछ पीरियड लगता है, वही पीरियड हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल पर डे, आप हर दिन ऑन एन एवरेज कितना क्रेडिट सेल करते हैं उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड नंबर ऑफ डेज में निकल जाएगा। अब एवरेज डेटर, अच्छा इसे निकालने का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, एवरेज डेटर या बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल फॉर द ईयर, ठीक है। ये जो नीचे वाला है नेट क्रेडिट सेल पर डे, इसे ही आप क्या कर रहे हो, दूसरे तरीके से लिख रहे हो 365 डिवाइड बाय टोटल क्रेडिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से ये दूसरा वाला फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, मैथमेटिकल चीज़ है, अलग से समझाने की जरूरत नहीं। एवरेज डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल क्लोजिंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज आ जाएगा। नेट क्रेडिट सेल टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय 365, तो ये पर डे का जो नेट क्रेडिट सेल है वो निकल जाएगा। एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब ऑन एन एवरेज आप कितने समय में अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं, ये आपको निकालना है। तो एवरेज क्रेडिटर या बिल पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज पर डे हो जाएगा, ठीक है। डेटर के केस में आप सेल से कैलकुलेट करेंगे और क्रेडिटर के केस में आप परचेज से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आप डेटर को सेल करते हैं और आप माल जब उधार में लेते हैं तब आप क्रेडिटर से लेते हैं, क्रेडिटर को वापस पे करना है, या तो क्रेडिटर को या तो बिल पेबल के रूप में आपका पेमेंट पड़ा होगा, पेबल पड़ा होगा आपके बैलेंस शीट में, ठीक है जी। तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एवरेज क्रेडिटर एंड बिल पेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज पर डे। तो एवरेज क्रेडिटर या बिल पेबल कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 और नेट क्रेडिट परचेज पर डे टोटल क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय 365 आ जाए। फिर है छठवा, इन नोट लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑपरेटिंग साइकिल इन नंबर ऑफ डेज एड फ्रॉम 1 to 4th एंड डिडक्ट 5th। तो नंबर ऑफ डेज क्या क्या हो जाएगा भाई ऑपरेटिंग साइकिल का,
मटेरियल को कितने समय तक स्टोरेज में रहा वो, प्लस मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने में कितना समय लगा, वर्क इन प्रोग्रेस को फिर सेल हो जाने में कितना समय लगा, सेल हो जाने के बाद डेटर से कलेक्शन कितने समय में आया, उसमें से माइनस कर दीजिए आप क्रेडिटर को कितने समय में पेमेंट करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ डेज आएगा ये आएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन। ठीक है, कल जो गोल सा चक्का हमने बनाया था उसमें मैंने ऐसे ही लिख दिया था मान लीजिए 5 दिन का आपका रॉ मटेरियल खरीदने में लगता है, 10 दिन उसे WIP में कन्वर्ट करने में, फिर 15 दिन आपका WIP से फिनिश्ड गुड्स को बेचने में 8 दिन लगते हैं, डेटर को हम 15 दिन देते हैं। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ डेज मैंने ऐसे ही लिख दिया था उसको कैलकुलेट आप इस तरह से करेंगे, और इस कैलकुलेशन में फिर क्रेडिटर का जो पेमेंट वाला डेज आएगा उसको आप माइनस कर दीजिए, तो ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे, 365 डेज डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट आएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में कितना होना चाहिए ये निकालने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के नीचे तक। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम कल देखेंगे, इन फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करें, क्वेश्चन में हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, और उस बेसिस पर हम किसी भी बिजनेस के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की मदद से, ये हम कल देखेंगे। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है थ्योरी पार्ट एक बार पढ़ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, अभी समस्याएं को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो टेक्निकल इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद फिर से रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन न लें, सब कुछ सही होगा। ओके, चलिए बाय।